फ्रेंड्स, आज हम हमारे सेकेंड वीडियो प्रीटाइल मोशन का विच मीन्स पार्ट 2। आज हम सेकेंड वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे। जहां तक हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोला होता है, लेकिन इसके आगे हम तभी बढ़ेंगे जब एक छोटा सा टॉपिक हमारा शायद छूट गया था और कोई बहुत वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये टॉपिक हमारा ये था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उस समय हमें बहुत सारी बातें एज्यूम करनी पड़ती है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे नहीं है, 3-4 होते हैं। तो वो एजम्पशंस क्या क्या हैं वो पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो एजम्पशंस क्या क्या हैं इसको हम देखेंगे। Assumptions throughout the projectile motion. Assumptions क्या क्या assumptions हमें लेने हैं। तो सबसे पहला assumption ये है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। दैट इज आवर फर्स्ट assumption। Air resistance should be negligible. Air resistance should be negligible. Air resistance negligible क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास एक क्रिकेट का बॉल है और अगर आपके पास एक बेस बॉल है तो आप अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं तो जो बेस बॉल है वो काफी बड़ा होता है। तो अगर आप उसको थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन ना कर पाए ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई हमें ये मानना पड़ता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। और एक बात आप और भी समझ सकते हैं कि अगर आपने एक पेपर का प्लेन बनाया है और उसको अगर आप ऐसे थ्रो करते हैं तो हो सकता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो आगे न जाए, हवा उसको पीछे की ओर ढकेल दे। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए हमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल लेना पड़ेगा। दूसरा, सेकंड assumption क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। अब ये रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। रोटेट करने से क्या होता है कि चूंकि आपको हायर क्लास में भी पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां पे एक इफेक्ट आता है, एक फोर्स कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स और कॉरियोलिस इफेक्ट। तो ये जो फोर्स है कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस इफेक्ट, इसके कारण वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर पाता है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उसको फेंकते हैं तो ड्यू टू, आप जानते हैं कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो बाकी प्लेस की अपेक्षा, है ना, वो उसका जो स्पीड होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीड हम वहां कहेंगे क्योंकि वहां पे डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो वेलोसिटी भी है वहां पे, अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और अगर आप ओवरऑल बात करें तो वो स्पीड है। तो इक्वेटर में जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो उससे क्या होता है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आप किसी वस्तु को बेंगलोर से दिल्ली फेंकना चाहते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज ये बेंगलोर है, ये दिल्ली है, आप इसको दिल्ली में फेंकना चाहते हैं तो ये ऐसे नहीं जाके समवेयर इधर कोलकाता में ये ट्रेवल करेगा राइट में। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक फोर्स यहां पे एक्ट करता है, कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस इफेक्ट, जिस कारण से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो पाता है। इसलिए रोटेशन ऑफ अर्थ भी नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि हम जहां टारगेट करते हैं कि वहां पे गिरना चाहिए, एक्चुअली वो वहां नहीं गिर के किसी और प्लेस पे गिर जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है इफेक्ट ऑफ curvature of earth, effect of curvature of earth
इज नेग्लिजिबल। कर्वेचर ऑफ अर्थ का जो इफेक्ट है वो भी नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज ये ग्राउंड है ना, और अगर आप किसी बॉडी को प्रीटाइल मोशन देते हैं तो वापस इसे ग्राउंड पे ही गिरना है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व है, और अबाउट 8000 मीटर अगर हम ट्रेवल कर जाएं, 8000 मीटर है ना, अगर 8000 मीटर ट्रेवल कर जाएं तो मान लीजिए आपने इसको यहां से फेंका है, अगर आपने इसको यहां से फेंका है तो आफ्टर 8000 है ना, आफ्टर 8000 ये ग्राउंड लेवल से ये जो अर्थ की हाइट होती है लगभग 5 मीटर आ जाती है। इसका मतलब जिसको आपने इस पॉइंट ए से फेंका था वो सरफेस पे गिरने के लिए ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ ये 5 मीटर इसको ट्रेवल करना पड़ता है। यानी अगर यहां पे अगर कोई हाइट 40 मीटर है तो आफ्टर 8000 वो 40 मीटर ना होके 45 मीटर हो जाएगा। तो फिर से यहां पे जो है थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए हम इसको फ्लैट रखने के लिए इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बिकॉज अगर यहां पे हाइट 40 मीटर है तो आफ्टर 8000 मीटर डिस्टेंस ये हाइट 5 मीटर बढ़ जाती है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। इसलिए हमको ये मानना पड़ता है कि ये जो कर्वेचर ऑफ अर्थ का इफेक्ट है ये भी नेग्लिजिबल है। ओके, एंड द लास्ट वन, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is always constant. कांस्टेंट कहने का ये मतलब है कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो g की वैल्यू हम हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेके चले गए हैं। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं g की वैल्यू कम होती जाती है। आपने पढ़ा भी है कि F इज इक्वल्स टू हमारे पास mg होता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल्स टू g mm अपॉन r स्क्वायर। और अगर हम यहां से इक्वेट करेंगे तो mg इज इक्वल्स टू g mm upon r square, m and m cancel, therefore g is equals to gm upon r square। और ये जो g is equals to gm upon r square है, यहां से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये r बढ़ेगा वैसे वैसे g की वैल्यू घटती जाएगी। इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ये भी कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा हाइट तक भी उसको नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पर फेंकेंगे तो g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और g की वैल्यू चेंज होने से फिर हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे असम्पशंस हैं इसी से रिलेटेड जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ उसको जिस प्लेस पे गिरना चाहिए उस प्लेस पे वो नहीं गिरेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट विच मीन्स जो टाइम उसके पास है टाइम काफी ज्यादा हो गया है। और अगर काफी ज्यादा हो गया है तो इससे ये इफेक्ट होता है कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है और किसी पॉइंट से हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और जैसे ये ऊपर जाता है तब तक मान लीजिए कि हमारा अर्थ अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये पॉइंट अब यहाँ पर आ चुका है, और जब ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है तो गिरना तो इसको यहीं पे है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे एक्ट करता है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हाइट बहुत ज्यादा है और टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज्यादा है तो उसका इफेक्ट भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे पड़ता है। फेंका था हमने यहाँ पे लेकिन ये गिरता यहाँ पे है, तो इस कारण से टाइम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी शॉर्ट। आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ projectile should be short। ये आपका शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये एनफ है, बट अगर आप फिफ्थ पे लिखना चाहें तो इट्स ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शुड बी शॉर्ट, ये होना चाहिए।
इसका रिलेशन आप इससे भी ढूंढ सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, कि अगर बहुत ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो हाइट ज्यादा होने के कारण जी की वैल्यू जो होगी, जी की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। 9.8 ना रह के हो सकता है वो कुछ कम हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 पॉइंट समथिंग हो जाए। और ये अगर बहुत ऊपर है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज्यादा होगा तो उसका रोटेशन के कारण भी इफेक्ट पड़ेगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये तीनों में एक रिलेशन है, ये तीनों एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एजम्पशंस प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि प्रूव दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोला, जिसको हमने प्रूव भी किया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कहने का ये मतलब है कि जहां तक हम पहले पढ़ चुके थे, और आपको पता है कि हमने ये प्रूव किया था कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। और अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ये मतलब है कि अब हम कुछ और भी ऐसे क्वांटिटीज है जिसको हम पता करेंगे, जैसे कि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एटसेट्रा, है ना। तो पहले भी हमने ये डायग्राम प्लॉट किया था। दिस इज एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर इसको ऐसे थ्रो किया और फाइनली ये इस पॉइंट पे गिरता है। मान लीजिए दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, at any instant the projectile is at point P where its horizontal velocity is Vx and its vertical component velocity is Vy, and the projectile makes angle beta with horizontal component of velocity, है ना। अब यहां पे हमें क्या क्या चाहिए, यहां पे हम डेरिवेशन करना चाहते हैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हमारा मतलब ये है कि वो समय जितने वक्त तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, है ना, जितने वक्त तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। तो ये हमको निकालना है कि हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, और इसको हम क्या करते हैं वन डायमेंशनल मोशन में तोड़ देते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होता है आपका वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मोशन है वर्टिकल मोशन के कंपैरिजन में, और वर्टिकल मोशन भी जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड नहीं करता, वो भी एक इंडिपेंडेंट मोशन है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन अगर हमको चाहिए तो हम बात करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन। फॉर वर्टिकल मोशन हमारे पास इक्वेशन है फॉर वर्टिकल मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to ut plus half at स्क्वायर। और चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, तो हम यहां लिख सकते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब एस वाई मीन्स जहां से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं यहां से ये हाइट कितनी है, तो दिस हाइट इज h, therefore एस वाई इज इक्वल्स टू h, we use capital H is equals to ui। हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है तो हमने इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, y डायरेक्शन में इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो दिस इज 0 into t plus half ay is what, capital small g acceleration due to gravity and t square। चूंकि हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, तो हम यहाँ स्मॉल t के जगह पे हम कैपिटल T यूज करेंगे। तो
तो h हमारा हो जाएगा, ये तो कंप्लीट जीरो हो जाता है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2h अपॉन जी। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2h अपॉन g. This is your expression for time of flight. t is equals to root over 2h upon g. तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, जो किस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, है ना। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, तो अगर आप वीडियो पॉज कर लें तो आप इसको अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। ओके, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट से हम पता कर सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ओबी, ये ओबी हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम वर्टिकल मोशन की नहीं बात करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इसके फर्स्ट में ही लगा हुआ है, तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। तो अब हम निकालने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज आर। ओके, okay, for horizontal motion फिर से हमारे पास इक्वेशन है s is equals to ut plus half at square, है ना। we use according to equation of motion, s is equals to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ओ बी है, जो कि आर है, तो हम इसको आर लिख सकते हैं। यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में हमने क्या वेलोसिटी दिया है, यू, और यू जो है ये यूनिफॉर्म है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं चेंज होती है? तो एक रीजन और भी जो मैंने आपको पहले बताया कि हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ले लेते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस हम नहीं लें तब तो ये यूनिफॉर्म होगी, लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को ले लेते हैं तो यू पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक और भी रीजन है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेने का। R is equals to ux is what? ux is u and t is what? जब बॉडी हमारा प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे था, यहाँ गिर गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे t के प्लेस पे कैपिटल T यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्मॉल t इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, प्लस हाफ ax डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू टी स्क्वायर। फाइनली r इज इक्वल्स टू यू टी, और u तो ठीक है, t की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, रूट अंडर 2h अपॉन g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है r इज इक्वल्स टू u रूट अंडर 2h अपॉन g। ये आपका फिर से एक इक्वेशन आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने हाइट से इसको छोड़ा है। मैक्सिमम हाइट की बात हम करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। तो अगर आपको फिर से इसे लिखना है तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ फाइनली अब हमारे पास एक और भी क्वांटिटी है जिसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, और वो क्वांटिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। instantaneous velocity at any point. Okay, at any point. अगर हम पॉइंट P की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है Vx एंड वेलोसिटी Vy। दो वेलोसिटी हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए आप, इस पॉइंट पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, हर एक पॉइंट पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, हर एक पॉइंट पे। तो हर एक पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, जैसे ही हमने फेंका टाइम बीतता चला गया। यहाँ पे टाइम हो सकता है 1 सेकेंड हो या 2 सेकेंड हो या 3 सेकेंड हो,
तो हर एक सेकंड में यानी हर एक टाइम इंटरवल पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपके पास दोनों कंपोनेंट होना चाहिए, पहला Vx और Vy। अगर आपके पास हर एक पॉइंट पे आप Vx और Vy फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप आराम से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट P की बात करूं, एट पॉइंट P हमारे पास Vx कितना है? तो Vx इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, जिसको हमने पहले ही दे रखा था प्रोजेक्टाइल को, और ये चेंज नहीं होता है। तो Vx हमारे पास u ही है। एंड Vy की अगर हम बात करें तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास फिर से एक इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। बट हमें Vy निकालना है तो यहां पे uy प्लस ayt होना चाहिए। uy तो हमने दिया ही नहीं, हमने तो ux दिया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो uy हमारे पास नहीं है। तो uy कितना है हमारे पास? 0। ay हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g एंड दिस इज t। तो Vy की वैल्यू हमारे पास आ जाती है gt। तो अब हमें Vx भी मिला है u एंड Vy भी gt। तो हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं vt से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vt, ये कितना होगा हमारे पास? तो आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज Vx, दिस इज Vy, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ Vx एंड Vy। अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो आप पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ये जो आपको मिलता है दिस इज V रिजल्टेंट, और इसी को हम Vt कहते हैं। तो Vt यहाँ पे कितना होगा? क्योंकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो आप इसको बोल सकते हैं रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो Vt हमें मिलेगा Vx स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर, और ये Gt का होल स्क्वायर। तो Vt हमारे पास हो गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट और एट एनी इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। आप चाहें तो फिर से वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास तीन क्वांटिटीज थी। टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट जिसका हमने एक्सप्रेशन निकाला, सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ये हमने तीन जो वैल्यू थे वो फाइंड आउट कर दिए। अच्छा, ये जो हमारे पास वेलोसिटी रिजल्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी अगर आपको निकालना है, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हम यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ही रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन निकालना चाहें, हम बीटा एंगल फाइंड आउट करना चाहें, तो अगर ये Vy है तो ये भी Vy होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये Vy है तो ये भी Vy होगा। तो अगर मैं यहाँ पे tan बीटा निकालना चाहूं फॉर डायरेक्शन, है ना, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिजल्टेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी Vt, अगर मैं इसकी बात करूं डायरेक्शन की, तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इसको निकाल सकते हैं, दैट इज tan बीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, दैट इज Vy अपॉन Vx। ओके, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। तो आप यहां से बीटा निकाल सकते हैं, और अगर हम बीटा निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका हमें डायरेक्शन मिल जाता है। तो हमने क्या क्या निकाला? सबसे पहले हमने ये बात करी कि कौन कौन से जो एजम्पशन है वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में लेके चलते हैं, जिसको आपने अच्छे से शायद समझ भी लिया होगा। अगर आप नहीं समझे हैं, कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी बातों का जवाब जरूर से दूंगा।
तो हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या असम्पशन हम करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ रखा था पहले कि ट्रेजेक्टरी होता है प्रोजेक्टाइल का, वो पैराबोला है, उसको हमने प्रूव किया था। और पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब अगले लेक्चर में मीन्स पार्ट 3 में हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चल के हम कुछ न्यूमेरिकल्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड एग्जाम्स एंड फर्दर फॉर IIT-JEE। ओके, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और अगर कुछ भी इसमें आपको दिक्कत है, कुछ भी ऐसी बातें जो समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू। और जाने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।